नीट पेपर लीक मामले में झुंझुनू पहुंचे सचिन पायलट बोले, जब तक मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे युवाओं की जान यूं ही जाती रहेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक एक बहुत बड़ा अपराध है और इसमें दोषियों को जितनी कड़ी सजा मिले उतनी ही कम है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले 3 साल से जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उनमें असली अपराधियों को क्यों सजा नहीं मिली। आखिर कितने और पेपर लीक होंगे और कितने नौजवानों की जान जाएगी। वे नीट पेपर लीक मामले में मानसिक तनाव के चलते सुसाइड करने वाले छात्र प्रदीप मेघवाल के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में हुई धांधली और मानसिक तनाव से आहत होकर झुंझुनू के कानिका के ढाड़ी निवासी होनहार छात्र प्रदीप मेघवाल ने अपनी जान दे दी। इस संवेदनशील मामले को लेकर सचिन पायलट पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी और न्याय की मांग की गई है। सचिन पायलट सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे युवा दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अब युवाओं का भविष्य इस तरीके से बर्बाद नहीं होगा। इस दुखद घटना को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेताओं का कहना है कि अब इस पूरे घोटाले के मुख्य सरगनाओं और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप मेघवाल के निवास स्थान पर झुंझुनू के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ओला, उदयपुर वाटी से विधायक भगवानाराम सैनी, पिलानी से विधायक पीतराम काला, लाडनू से विधायक मुकेश भाकर और चूरू के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रफीक मंडलिया समेत कई अन्य जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने मृत छात्र प्रदीप मेघवाल को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। मेरे पारिवारिक घरेलू संबंध रहे हैं इस परिवार से और ये मेरे गांव का ही मामला है। तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना है, 22 लाख विद्यार्थी, पूरे देश के होनहार विद्यार्थी, 22 लाख बच्चों के सपनों के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। और इस मामले के अंदर प्रदीप ने अपनी जान ही दे दी। इसका बहुत अच्छा पेपर हुआ था। इसने अपने सभी मिलने वालों से कहा था कि मेरा पेपर अच्छा, मेरे लगभग 650 के आसपास अंक आएंगे। और इसका 100% इसका तीसरा अटेम्प्ट था। तो ये इसके अंदर ही उस झटके को नहीं झेल पाया और दुनिया से चला गया। और इसमें मैं यदि राजनीति करने के लिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पेपर आउट की जब हमारी सरकार थी उस टाइम रीट का एग्ज़ाम हुआ था और रीट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 सितंबर को, 26 सितंबर को। और वो पेपर भी आउट भी हुआ। उस टाइम में गोविंद डोटासरा ने कहा यदि पेपर आउट हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। शिक्षा मंत्री था गोविंद डोटासरा उस टाइम। और उससे पहले कहा तो रीट के एग्जाम की जो आउट की जो अफवाह फैला रहे उनको जेल में डाला जाना चाहिए ये जी। और उस एग्जाम को कैंसिल करने, दोबारा एग्जाम की घोषणा करने में कांग्रेस सरकार को 6 महीने लग गए थे। 6 महीने। ये 3 मई को एग्जाम होता है और 7 मई को इसकी चर्चा चलती है पेपर आउट की, और 12 मई को पेपर रद्द हो जाता है और 15 मई को दोबारा घोषणा हो जाती है, मतलब 12 दिन में। और इसके अंदर एसओजी ने अच्छा काम किया है कि लोगों की गिरफ्तारी की है और बड़ी मछलियां भी पकड़ी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये जो लोग, इन अधिकारियों का, नीचे वाले का, एसटीएम लेवल पर, डिप्टी लेवल पर, एसएचओ लेवल पर इस परिवार के साथ जिस तरह का बर्ताव रहा, इतनी बड़ी घटना होने के बाद कलेक्टर का यहाँ, झुंझुनू कलेक्टर, सीकर कलेक्टर का यहाँ घर में नहीं आना और सरकार के नुमाइंदों का आकर के आंसू पूछ के परिवार की इमदाद नहीं करना, ये एक प्रकार से इनके अंदर सरकार की संवेदनहीनता है इस मामले में। और आज एक ही बच्चा था इस परिवार में। अभी मेरी कलेक्टर सीकर से बात हुई, मैंने उसको कहा है, उन्होंने कहने वाली बात कही है। कलेक्टर झुंझुनू से बात भी हुई है, मेरी आईजी साहब से भी बात हुई है कि इस तरह के अधिकारी, इस तरह की इनका एटीट्यूड है। इस परिवार यहाँ आना चाहिए था, कलेक्टर साहब को, झुंझुनू कलेक्टर को आना चाहिए था, सीकर कलेक्टर को आना चाहिए था। इस परिवार को आंसू पूछनी चाहिए थी, इस परिवार की मदद करनी चाहिए थी। किस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं आपको, अभी मेरी
सीएम सेक्रेटरी साहब से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अखिल अरोड़ा जी से बात करूंगा और इस परिवार की मदद कराएंगे इसके अंदर। और जो जिन लोगों ने इस परिवार को भयभीत करने की, डराने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। किस लेवल का मामला है ये? बहुत बड़ी समस्या है। चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, राजनीति नहीं करनी चाहिए। पेपर उस टाइम में भी आउट होते। सचिन पायलट साहब क्या पैदल अजमेर से नहीं चले थे आरपीएससी का घोटाले के खिलाफ? 125 किलोमीटर नहीं चले थे यार? क्या शहीद स्मारक पर अनशन पर नहीं बैठे थे पायलट साहब? पायलट साहब तो आते हैं। मनसा माता में रोड हादसा हुआ, उसमें भी आए थे, यहाँ भी आए हैं। तो साहब इनके साथ सीकर में जिस प्रकार से प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे थे, न्याय की गुहार कर रहे थे, इनको जलील करके वहाँ से भेजा गया। ये मैं आपको बताऊं, यही बात मैंने आईजी से की, मुझे तो पता चला। इन्होंने बताइए, मैंने आईजी रेंज जयपुर रेंज आईजी से मैंने बात की है। मैंने कलेक्टर झुंझुनू को भी कहा है, सीकर का है, और मैं सीएम सेक्रेटरी साहब से बात करूंगा, मोर अधिकारियों से बात भी करूंगा, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, इस परिवार की मदद हो। क्या गुनाह कर दिया? जवान बच्चा खो दिया इन्होंने, इस परिवार ने। ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र। इसके अंदर एक क्या हालत है इस परिवार की? 3 बहनों के बीच में एक भाई था, चला गया दुनिया में से, और उसके बाद में क्या किया इन्होंने? सर बीजेपी की ओर से अभी कोई भी मुख्यमंत्री की बात कर ले या फिर और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मेरे, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक इस पेपर मामले में। ये देखिए, मैं आपको एक बात, तो मेरी तो आखिरी मीटिंग थी मंत्रिमंडल के अंदर, मेरी आखिरी मंत्रिपरिषद की, और मैंने कहा था कि उस मीटिंग के अंदर सारे 150 सीट दे रहे थे सारे मंत्री मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को। उस टाइम में मैंने कहा ये आरपीएससी ये लेके बैठेगी तुम्हें, ये नौजवान तुम्हें सल्टा देगा, और वो ही हुआ। और इसको ठीक नहीं है किया तो ये भी सल्ट जाएंगे, सल्टेंगे। जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। इस मामले को जिस तरीके से जिला कलेक्टर सीकर और उसके नीचे के अधिकारियों ने, जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने हैंडल किया, वो तरीका ठीक नहीं था। क्या बात करते बोले घर से जांच चालू हो जाएगी? सीआई क्या समझते हैं अपने आप को? खुदा समझते हैं, साहूकार बने हुए हैं, हरिश्चंद्र हैं वो, कलेक्टर का सर्टिफिकेट वो देंगे, बातें करते हैं। अभी परिवार न्याय की गुहार कर रहा है कि न्याय मिलना चाहिए हमें, हमारा घर से हमारे बेटा गया है। तो अब अगला कदम क्या रहेगा साहब जब तक इस परिवार को न्याय नहीं? अभी बात मैंने उच्च अधिकारियों से बात करूंगा, और इस मामले के अंदर आप उम्मीद रखना कि यहाँ इस परिवार आपके बता रहा हूँ, आपके यूट्यूबर के ऊपर सरकार के लोग आएंगे यहाँ, और इस परिवार के आंसू पूछना पड़ेगा उनको। और जिन लोगों ने इनको आतंकित और भयभीत और प्रताड़ित और मानसिक प्रताड़ित करने की जो कोशिश की है, उनका इलाज कर देंगे। सर थोड़ा बता दें, आज आए हैं क्या? राजेश बिरबाज के पुत्र की जो मृत्यु हुई है, बार बार देखने के लिए यहाँ पर आए थे, और एक 22-23 साल का नौजवान इस प्रकार अपनी जान खो दे, ये बहुत दुख की बात है, ना सिर्फ इस परिवार के लिए, समाज के लिए, पूरे देश प्रदेश के। और जैसा आप जानते हैं, मुझे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चियाँ हैं, 1 लड़का। और इस पिता ने अपने घर की ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाने का बेड़ा उठाया, और अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा रहे हैं। और उस प्रदीप को उन्होंने उम्मीदों के साथ ट्यूशन पढ़वाया, कोचिंग करवाई, और उसको उम्मीद थी कि इस बार वो अपना एग्ज़ाम पास हो जाए। और इस दुखद पेपर लीक होने के बाद उसने अपनी जान ले ली, और ये हम सब के लिए बड़ी शर्म की बात है। परिवार वाले बताते हैं कि जब पूरा घटनाक्रम हुआ तो प्रशासन ने, पुलिस ने बहुत दुर्व्यवहार उनके साथ किया, और ऐसे नाजुक मौके पर अगर पुलिस और प्रशासन इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें लिखित में उन्होंने मुझे पूरी जो घटनाक्रम का विवरण दिया है,
और मैं चाहूँगा सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करे। इस नौजवान के जाने से पूरे प्रदेश और देश में लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक गरीब दलित परिवार का व्यक्ति जो अपना पेट काट के ज़मीन बेचकर कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है ताकि पढ़ लिख कर वो उस एग्ज़ाम में पास हो जाएं ताकि उसका आगे का जीवन सुधर जाए। मजदूरी वो करते हैं। कैसे 11-12 लाख रुपए का उन्होंने कर्जा लिया, बच्चे के ट्यूशन करके उसको पढ़ने लायक बनाया और आज वो दुनिया में नहीं है क्योंकि उसको धोखा हुआ, उसका जो विश्वास था व्यवस्था में वो टूट गया। और हमें समझना पड़ेगा ये जो पेपर लीक का प्रकरण पूरे देश में हुआ जिसमें सिर्फ एक नहीं 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, ये कोई बच्चों ने जाके कहीं से पेपर खरीदा ऐसा नहीं है। ये करोड़ों का खेल है। बड़े बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े सरगना इसमें पकड़े हुए हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि प्रदेश की सरकार जब पहली बार इसके बारे में पता पड़ा तो FIR रजिस्टर क्यों नहीं करी। और पेपर लीक का जो प्रकरण प्रकाश में आया इसमें कोई सरकार की कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है या कोई एजेंसी पुलिस ने पकड़ा। ये तो बच्चों ने जाके कंप्लेन किया है कि गैस पेपर और एक्चुअल पेपर एक ही है। तब मजबूरन एक्सपोज जब हो गए तब जाके सरकार को पेपर कैंसिल करना पड़ा। आप कल्पना कीजिए ऐसे कितने प्रकरण होंगे जहाँ पर पेपर लीक होता होगा, पता नहीं पड़ता होगा, मीडिया में नहीं आता होगा और पेपर कैंसिल नहीं होता होगा। उसमें कितनी धांधली होती होगी। और ये बच्चों को प्रलोभन देने का जो बड़े बड़े संस्था चलाते हैं यही वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर पेपर खरीद सकते हैं। वो खरीदने के बाद उन चंद बच्चों को देते हैं, पेपर फैल जाता है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ आज पूरे देश में जो आक्रोश है उसके खिलाफ हम सबको साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हर साल पेपर लीक हो रहा है, CBI की जांच हो रही है। जो पिछले पेपर लीक हुआ था वो CBI की जांच की रिपोर्ट क्या है, किसको दोषी ठहराया गया, किसकी जवाबदारी तय की गई, कुछ नहीं हुआ। आज भी मैं पेपर लीक को एक ऐसा जुल्म मानता हूँ, ऐसा एक क्राइम है जिसकी जितनी सज़ा दी जाए वो नाकाफ़ी है। और भविष्य में बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी नेता को, अधिकारी को, कर्मचारी को, व्यवसायी को, संगठन किसी को नहीं है। हमारे देश के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने का किसने अधिकार दिया है? वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सुन लीजिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए आपने CBI को जांच दे दी है। लेकिन जो 3 साल से लगातार लीक हुआ है अब तक किसको दंडित किया गया है? और जिस विभाग में हो रहा है उस विभाग के शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कितने और पेपर लीक करवाएंगे, कितने और नौजवानों की जान जाएगी, तब जाके अपने आप को अकाउंटेबल कहलवाएंगे। तो सरकार ने अभी तक कोई इसमें स्टेटमेंट नहीं दिया है। आपने देखा होगा ये वो सरकार है जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर श्रेय लेने के लिए आगे आ जाती है। लेकिन आज जब पूरा देश शर्मसार हुआ है, 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया है, उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन जिम्मेदार है? किसने आकर कहा कि हाँ साहब मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ? सर, प्रदेश की सरकार पेपर लीक के मामले में आई और अब तक प्रदेश की सरकार ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या मानते हैं कि प्रदेश की सरकार या तो किसी दबाव में है या वो कार्रवाई करना नहीं चाहती? क्योंकि मत भूलिए जब इतने सारे बच्चों ने कंप्लेन करी और जब NTA की कंप्लेन दिल्ली में हुई तो NTA ने फिर IB और प्रदेश सरकार को सचेत किया। लेकिन प्रदेश की सरकार इतने दिन किसके दबाव क्या था, व्यवस्था क्या थी कि आपने FIR दर्ज नहीं करी? जब CBI ने FIR दर्ज कर ली है तो यहाँ पर जब पकड़े गए 14-15 लोग पहली बार पकड़े गए थे तो किसके दबाव में, किस कारण से आपने ये FIR दर्ज नहीं करी? जब पुलिस अधिकारी खुद बोल रहे हैं फिर भी सरकार ने FIR दर्ज नहीं कराई, मतलब कुछ छुपाना चाहते थे। मैं फिर कह रहा हूँ ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो सिस्टम चलाती हैं, हज़ारों बच्चों को पढ़ाने का, कोचिंग का काम करते हैं, इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं सांठगांठ की होगी, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है मुझे। क्योंकि कोई बच्चा जो गाँव में पढ़ रहा है वो कहाँ से लेके आएगा 10-50 करोड़ रुपये? तो कोई ना कोई बड़ा इसमें सरगना है, बड़ा माफिया इन्वॉल्व है और उसका नाम उजागर करने में सरकार संकोच कर रही है। प्रदेश सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। आपकी सरकार में आप युवाओं के साथ खड़े थे, जबकि बीजेपी की सरकार में कोई नेता नहीं। आवाज उठाई तो इनको दबाने का प्रयास किया गया। क्या करें? प्रदीप के मामले में भी ये हुआ कि इन्होंने आवाज उठाई तो इन्होंने दबाने का प्रयास। भाई वो तो हर बार ही चाहते हैं ना, कोई जब चोरी पकड़ी जाती है, गलती पकड़ी जाती है तो दबाना पहला जो रिएक्शन होता है दबाने का होता है। अब उन परिवार वालों के साथ में दुर्व्यवहार किया, उनको भला बुरा कहा, गाली गलौज किया ऐसे नाजुक मौके पर, ये क्या प्रतीत होता है इससे कि सरकार की मंशा क्या है? मामले को दबा दिया जाए, ये प्रकाश में ना आए, जन भावना को इसमें हम जुड़ नहीं पाएँ। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि इस वक्त पूरे देश का नौजवान जागरूक हो चुका है और हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ बात एक दल, एक पार्टी की विचारधारा की नहीं, पूरे देश के नौजवानों को जवाबदेही तय करनी चाहिए।
शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना होगा और हम लोग जितनी मदद हो सकती है, अभी हमारे NSUI के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे, परियों से मिले हैं और उन्होंने भी आर्थिक मदद देने का उनको वादा किया है और मैं एक अच्छा कदम मानता हूँ कि पूरे संगठन ने मिलकर उनको 11 लाख रुपए की नकद मदद देने का उन्होंने आश्वासन दिया है, जो कल परसों आके दे देंगे। उसके बाद भी अगर कुछ मदद होगी परिवार को तो राहुल जी ने खुद इनसे बात की है, पूरी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है और हम सब इस परिवार के साथ हैं जो कुछ खड़ी कर। सर 2026 का पेपर इन्होंने रद्द कर दिया, लेकिन 2024 और 25 को लेकर भी अब तक नहीं बोल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, ये कोई बोल नहीं रहे ना। जब छोटा मोटा कोई उद्घाटन या प्रोग्राम होता है तो श्रेय लेने के लिए सारे नेता पहुंच जाते हैं केंद्र के प्रदेश के। इस प्रकरण में ना तो कोई बोल रहा है और वो लोग जो मुखर होकर बहुत बोलते थे विपक्ष में, आज वो चुप बैठे हैं। सर आज वो नौजवानों के न्याय के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे? और मैं हमेशा से, हम लोगों ने, चाहे दल कोई हो, सरकार किसी की हो, हमने हमेशा नौजवानों के लिए, पेपर लीक के खिलाफ। और आज फिर कह रहा हूँ, 2.5 साल हो गए ये सरकार ने वादे किए थे कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़ी मछलियाँ पकड़ेंगे। अब जब इतनी बार पेपर लीक हो गया और नाम राजस्थान से जुड़ रहे हैं तो किसको आपने पकड़ा, किसको अंदर किया, किस पे केस किया, बताया सरकार? सर 2.5 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने 31 जुलाई डेडलाइन की है। सर क्या कहेंगे कि सरकार चुनाव कराने के मूड में है या नहीं? सुन लो, 2.5 साल में ना तो उन्होंने कोई छात्र संघ के चुनाव कराए हैं, ना नगर पालिका कराए हैं, ना पंचायत चुनाव कराए हैं। और आप देखिए बहाने क्या देते हैं कोर्ट में कि गर्मी ज़्यादा है और रिपोर्ट नहीं आई है। बहानेबाजी कर कर चुनाव डालना चाहते हैं। और अब जब पेपर लीक हो गया, अब क्या मुँह लेके जाएंगे? पायलट साहब आप ये तो चुनाव कराना चाहते नहीं है और कोर्ट ने पहले भी कहा था, दोबारा आदेशित किया है कि 31 जुलाई से पहले चुनाव कराएं और हम चाहते चुनाव हों। लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चुनाव डालने की कोशिश करेंगे। पायलट साहब, जब आपकी सरकार थी तो आप युवाओं के साथ खड़े थे। उधर मैं बात करूं, बीजेपी की सरकार है, नेता पेपर माफियाओं के साथ खड़े हैं। देश का किस दिशा में जा रहा है? यही सवाल पूरा देश पूछ रहा है भाजपा से। आराम से। जी साहब नमस्कार, राजेंद्र गुड्डा बोल रहा हूँ। सर मेरा निवेदन ये था जी साहब कि ये नीट के एग्जाम के बाद में एक हमारे SC का लड़का था, मेरे गुड्डा का ही, और उस लड़के का सुसाइड हो गया। और उसके बाद में ये सिक्कर के अंदर मृतक की बॉडी थी, तो आपके 2 अधिकारी थे, एक CI सुनील जांगीर था, एक बुडानिया था, राजेश बुडानिया सिक्कर में। आज ही आपको बताऊं, यहाँ सचिन पायलट साहब आ रहे हैं, कोई सांसद आ रहे हैं, कोई यहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म बना रखा पूरे हिंदुस्तान के नेताओं ने यहाँ। और यहाँ इधर हमारे अधिकारियों ने क्या किया है जी साहब कि इस मृतक के परिवार वालों को धमकाया कि या तो तुम यहाँ से चले जाओ और यदि तुम नहीं जाते हो तो जांच तुम्हारे घर से चालू कर दूंगा। और उसकी बहन का, जो लड़के की बहन थी बड़ी, उसको जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, मुझे एक बात बताओ, एक तरफ तो नेशनल इशू बना हुआ है, पूरा नेशनल 22 लाख एग्जाम का मामला था। सारे लोग, एक हमारे CI लेवल के 2-2, 3-3 स्टार के जो लोग हैं, तो आपके सारा आपका कराया सारे काम की ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो डील अब मैं बताऊं आपको कि इस लेवल के ऊपर है ना, ये वो बुडानिया और वो जांगीर 2 अधिकारी है, इनको तो साहब आप हाथों हाथ है ना, इन्होंने ज्ञापन भी दिए। ये मामला है ना आज कहां तक पहुंच गया साहब, पूरे नेशनल मीडिया में बातें चल रही हैं। और ये सबको पता है, जब हमारी सरकार थी तभी रीट का एग्जाम निरस्त हुआ था, आउट हुआ था, और उसको एग्जाम कराने में अशोक गहलोत सरकार को हमें 6 महीने लग गए थे। और आज 12 दिन के अंदर पेपर हो भी गया, आउट भी हो गया, और उसको रद्द भी कर दिया और री एग्जाम की घोषणा भी करा दी। SOG ने गिरफ्तार भी कर लिया सारे लोगों को, कार्रवाई भी कर लिया, फिर भी ऐसी तैसी 2 लोगों ने कर दी। और ये यहाँ नए इस परिवार से कोई कलेक्टर साहब मिलते हैं, न कोई और आता है। और जिस लेवल पर ये, मैं तो आपको बताऊं IG साहब, ये SP साहब को और इनको बोलो यार क्या कर रहे हो, ये चीजें दूर तक जाती हैं। और आपके बड़े से बड़े काम की ऐसी तैसी कर रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं। ये मुझे एक तानाशाही थोड़ी है, लोकतंत्र है साहब, सबके पास अधिकार है। और ये इस मामले में जिस लेवल का ऊपर आज पायलट साहब आके गए,
पायलट साहब तो उस टाइम में भी पैदल यात्रा ही कर रहे थे आरपीसी के खिलाफ, इनके खिलाफ। सारा हमारे टाइम में तो 22-23 पेपर आउट हुए थे। और ये डोटासरा उस टाइम में ये कह रहा था कि यदि पेपर आउट हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। शिक्षा मंत्री था, शिक्षा संकुल में सारा बेड़ा गर्क हुआ था, सारी चीजें हैं। लेकिन मार्केटिंग तो जिस तरह का ये तो साहब, आप एसपी साहब को इनको सिक्कर एसपी को कहो और उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ, उन लोगों के खिलाफ कराओ साहब। मनोज कलेक्टर झुंझुनू फरमा रहे हो साहब? आपकी जानकारी है, घटना तो सिक्कर की थी और मेरी अभी सिक्कर कलेक्टर साहब से बात हुई है। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रदीप का जो नीट के एग्जाम के बाद में इसका सुसाइड हुआ, किस तरीके से, तो कलेक्टर साहब इनके अभिभावकों को, जब डेड बॉडी सिक्कर में थी उस टाइम में नवलगढ़ थी, सिक्कर में बॉडी थी, तो किस तरीके से इनके घर वालों को प्रताड़ित किया गया है, धमकाया गया है। और आप पूरे देश में शेखावाटी का कलंक का टीका लग गया। ये नीट का एग्जाम जो यहाँ से आउट हुआ है, पूरी शेखावाटी बदनाम हो गई उससे। कलेक्टर साहब मेरी बात सुन रही है क्या आपको? हाँ, मैं सुन रहा हूं ना। अब मेरी बात सुनो, इतना बड़ा इश्यू है, आपके अधिकारी यहाँ नए कोई अधिकारी इनके आंसू पूछने के लिए आए, नए कोई और आए। मुझे तो आपको आना चाहिए था। ये जो बच्चे का सुसाइड हुआ है नीट के एग्जाम में, नेशनल न्यूज है साहब। ये रोम जल रहा था और नीरो बंसरी बजा रहा था। क्या बात करते हो आप? जिले के सबसे बड़े अधिकारी हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेवल पर आज सारे विपक्ष ने इसको पॉलिटिकल टूरिज्म बना के छोड़ दिया। आपके सांसद आते हैं, यहाँ के पूर्व डिप्टी सीएम आते हैं, और आप क्यों नहीं आते? साहब आप निर्णय करोगे कलेक्टर साहब, लेकिन इस मामले के अंदर इस परिवार को सरकार के हमारे लोग धमकाते हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, भयभीत करते हैं। आज 10 दिन हो गए साहब यहाँ, आज 10 दिन। कलेक्टर साहब आप इस जनता में से तो, आप हिंदू, आप हमारे में से तो एक हो। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये आपको अंग्रेज थोड़ी हो, आप अंग्रेज अफसर थोड़ी हो। आप हमारी, ये देश तो आजाद है। 22 लोग, पूरे देश के अंदर चर्चा चल रही इस बात की। तो साहब 10 दिन हो गया, आप आज सोशल मीडिया का टाइम है, इसके अंदर आपको ये पता नहीं कि यहाँ ये प्रदीप का सुसाइड हो गया और नीट के एग्जाम के बाद में हो गया, और पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है। क्या अब मेरी आवाज तो सांची बोलू ना कटेगी। हाँ कलेक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि इस मामले के अंदर आप जिस लेवल पर ये इश्यू बन गया, आपको आना चाहिए और सीकर कलेक्टर साहब से बात करनी चाहिए, और बात करके और इनके मलहम लगानी चाहिए। इस परिवार की हम कैसे मदद कर सकते हैं? गैर कानूनी क्या, उस बच्चे के जिस तरीके से, हाँ ये कहा कि जांच तेरे घर से शुरू कर देंगे। डीवाईएसपी ने ये कहा है कि जांच तेरे घर से। लड़के ने फोन करके बताया था 650 नंबर के क्वेश्चन मेरे ठीक हुए, 100% डॉक्टर बनता है। 3 बहनों के बीच में एक भाई था। बात कीजिए, और इसके अंदर देखिए कलेक्टर साहब, ये बहुत बड़ा इश्यू बढ़ेगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप आके इस मामले में आके थोड़ा सा लोगों से मिलके सांत्वना दे के, अरे इससे ये अच्छा लगता है कि यार ये हमारे पास जिला कलेक्टर आए हैं, और आदमी तो नहीं आता वापिस, आदमी आता है क्या? अरे अंग्रेज क्यों बन रहे हो? तो साहब कलेक्टर साहब, मेरा तो निवेदन ये है कि ये जो प्रदीप नीट के एग्जाम में बच्चे का सुसाइड हुआ, लोगों ने तो यहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म बना रखा है।
और आप जिला कलेक्टर हो यार, अभी तक आप यहाँ आना, कि इनसे संपर्क करना, कि इस परिवार से कि कोई जिस पूरे नेशनल लेवल पर सिक्कर हमारा बदनाम हुआ है पूरे देश में, और इसमें आप कोई संपर्क ही नहीं किया इस परिवार को सांत्वना देना कि ये करना क्या है? कौन अधिकारी थे यार आप? मुझे एक कलेक्टर साहब आप एक बात बना, अंग्रेज अफसर भी आपसे ठीक थे क्या? आपने इतनी संवेदना भी नहीं आप लोगों के अंदर की आज इस परिवार को आके पूरे देश के अंदर लोगों ने क्यों सरकार के इस्तेमाल करने में लगे? आप लोग, आपको नहीं संभालना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था यहाँ ऑफिसर क्या के यार? इस पर आपके अधिकारियों ने धमकाया इनको। कलेक्टर साहब, डिप्टी साहब ने धमकाया, इनके परिजन में घर में बैठा हूँ, इनके घर, उनके पिता से दादा से घर में एक अकेला बच्चा था, और इस मामले के अंदर आप यार कितनी दूर है आपके सिक्कर से? ये कितनी दूर है? आप उस दिन मौके पर चले जाते, ठीक है, इन्होंने दाह संस्कार कर दिया, हम इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहे, और ये जिसका राज है इस तरह की स्थिति चलती रहती। मेरे मैं आपको बताऊं, उस लड़के उस बच्चे के दादा मेरे पास बैठे हैं, उसके पिता बैठे हैं यहाँ, एक भी आपका पटवारी नहीं है। आप ऑफिसर की बात कर रहे हो, गजेटेड की नॉन गजेटेड, आप उसके पिताजी से बात करो, किस लेवल पर मामला चल रहा है। आप सर जब यहाँ पर वो हॉस्पिटल में थे तो आप पता कीजिए कि मेरे एसडीएम साहब की बात सर, वो आप क्या बोल रहे हो? कलेक्टर साहब बोल रहे हैं। सर हेलो, आप बोल रहे हो कि हमारे अधिकारी ने किसी को ये धमकाया नहीं है? किसने धमकाया? मेरे पास सुनील जांगीड़ और राजेश बुढ़ानिया ने हत्या प्रताड़ित किया है हमें, इसकी हद नहीं। घर से जांच स्टार्ट करते हैं। उसने ये भी बोला कि मैं तेरी जांच घर से चालू करवा देता हूँ। राजेश बुढ़ानिया, मैं जांच करवाता हूँ। कलेक्टर साहब, ये सच बता रहा हूँ, एक बच्चा था इसका दुनिया में से चला गया, और हकीकत है ना, जिनका बच्चा चला गया बैठे हैं, उनको एक प्रकार से टेरराइज कर रहे हैं कि तुम्हारे घर से जांच करा देंगे, ये है फलाना है, इसके अंदर ये लव का एंगल है, वो फलाना, तुम्हारी बहन है, सिस्टर साथ रह रही जांच। मुझे एक चीज बताइए आप, ये जो आपके अधिकारियों ने आपके कह दिया सच, ये मृतक के परिजन हैं, क्या लेना देना है साहब? इसके पिता को, दादा को, क्या आपसे दुश्मनी थोड़ी इनको? नहीं, एसपी साहब क्या नाराजगी है? एसपी साहब को कल पर ज्ञापन उसने ये कहा है अधिकारियों के नाम, जो बोले घर से जांच करा दूं, क्या नाम है? राजेश बुढ़ानिया। वो राजेश बुढ़ानिया कह रहा है इसकी जांच तेरे घर से करवा दूंगा मृतक की, और तुम जेल में जाओगे। और उसकी बहन साथ में है, बोलो उसकी और लगाऊंगा। और वो बोले उसकी बहन के ऊपर और लगाऊंगा चार्ज, बड़ी थी इससे बड़ी साथ में। और जांच करवाता हूँ, मैं एसपी साहब को बोलता हूँ अभी जांच करा करके। मेरी बात सुनना आप, ये मामला इस लेवल पर है, सरकार के लिए मुझे पता है सरकारों के अंदर क्या होता है, पर रीट का एग्जाम कांग्रेस के टाइम में रीट का एग्जाम रद्द हुआ था, पेपर आउट हुआ था, और उनको पेपर रद्द करने में 6 महीने लग गए थे। इस सरकार ने तो 6 दिन में कर दिया, गिरफ्तारियां भी की, लेकिन आप जैसे अधिकारी यहाँ बैठे और ऐसी तैसी कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप जिले के सबसे बड़े अधिकारी नहीं हो क्या? एक से 2 बार सरकार में मंत्री रहूं कलेक्टर साहब, किस तरीके से गरीबों को आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जांच भी कराइए, और आप संवेदनाओं के लिए आखिर कोई परिवार के आंसू पूछ के जाइए। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।